बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ बिहेवियर साइंस। तो मैंने कहा था कि आज मैं वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा सेक्शन ई से, लेकिन पहले आपको बता दूं कि बिहेवियर साइंस में क्या क्या चीज़ें हैं। कभी सोचा नहीं था कि बिहेवियर साइंस पे भी वीडियो अपलोड करना पड़ जाएगी। तो बिहेवियर साइंस है थर्ड एडिशन मोहम्मद हुसैन राना, जो कि यूएचएस की रिकमेंडेड बुक है। इसी में से सब कुछ आ जाएगा, कोई और दूसरी बुक करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बीआरएस कैप्लॉन से हो जाती है बिहेवियर साइंस, लेकिन आपने इसी किताब से पढ़ना है। अब बिहेवियर साइंस के अंदर तकरीबन 5 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। लेकिन जो सेक्शन डी है वो थोड़ा फजूल सा है, तो हम कहते हैं कि बीएस के अंदर मेजरली 4 सेक्शन होते हैं, ए, बी, सी, ई। और आपको पता है कि बिहेवियर साइंस से 5 क्वेश्चंस आनी है। 9 × 5 = 45। ओके, तो आपको बिहेवियर साइंस में थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। यानी ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ वाला हिसाब आ जाएगा। इसमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा, स्पेस को भरना पड़ेगा, तभी आपको पूरे 9 नंबर तो वैसे किसी को नहीं मिलते, लेकिन 6 या 7 से 8 नंबर तो आपको मिलने चाहिए अगर आपने छापा हुआ होगा। तो बीएस के तकरीबन 5 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन के अंदर, सेक्शन ए के अंदर आपने इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ना होता है। होलिस्टिक, ट्रेडिशनल, एलोपैथिक मेडिसिन के होलिस्टिक मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, इसमें क्या फ़र्क होता है। हेल्थ केयर मॉडल कौन कौन से होते हैं। बायोसाइको सोशल मॉडल होता है, इंटीग्रेटेड होता है, पब्लिक हेल्थ केयर मॉडल होता है। फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर यूज़ की जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर हॉस्पिटल एक्सटेंशन आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, काउंसलिंग एंड इंफॉर्मेशनल केयर होती है, हैंडलिंग डिफिकल्ट पेशेंट एंड देयर फैमिलीज है, ब्रेकिंग बैड न्यूज़ है, क्राइसिस इंटरवेंशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, एपैथी है। ठीक हो गया, तो ये सारी नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन के अंदर आती है। अगर आप सेक्शन बी में आते हो तो सेक्शन बी का नाम है मेडिकल एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। इसके अंदर एथिक्स पढ़ने हैं, अपने एथिक्स का रेलिवेंस क्या होता है, फिर डॉक्टर की और पेशेंट के हकूक और फराइज, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक बात तो आपको पता है कि अगर जो पेशेंट के राइट हो गए वो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल रिएक्शन क्या होती है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के अंदर, सोशल बॉन्डिंग, डिपेंडेंस, ट्रांसफेरेंस, काउंटर ट्रांसफेरेंस, रेजिस्टेंस, अनवेल फिजिशियन, बर्न आउट पढ़ना है आपने। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, आप तो कहते होगे सेक्शन सी सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेक्शन ई भी वैसे आ जाता है। लेकिन सेक्शन सी को मैं अगर आप कहूँ, सेक्शन सी में से बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती है, एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, स्पेसिफिकली प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी से काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। तो आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में आ जाती है। नफ्सियात की क्या क्या अवामिल होते हैं, तो ये आ जाएगा। सेक्शन डी के अंदर सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी है, जो कि मेरे ख्याल में 1-2 टॉपिक के अलावा इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन ई ये भी इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी जैसा, लेकिन सेक्शन सी को अगर आप देखो तो ना ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं है, लेकिन सेक्शन ई बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है और काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है। तो आज हम इसी से स्टार्ट करते हैं, सेक्शन ई से। उम्मीद है कि अगर आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि आगे बिहेवियर साइंस वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया होगा। स्टार्ट करते हैं साइको सोशल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। साइकोलॉजी नफ्सियात, माइंड से रिलेटेड, सोशियोलॉजी माशरा से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड। सबसे पहले हम हेल्थ की डेफिनेशन को देख लेते हैं। ये वो डेफिनेशन जो आपने शायद पहले भी पढ़ी होगी। हेल्थ इज कंप्लीट फिजिकल, हेल्थ के अंदर फिजिकल हेल्थ आ जाती है, मेंटल और सोशल वेलबींग। इसके अंदर कंप्लीट फिजिकल, कंप्लीट मेंटल, कंप्लीट सोशल वेलबींग आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को अगर कोई बीमारी नहीं है, वो अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं सेहतमंद हूँ, हालांकि उसका माइंड ठीक नहीं है, फिजिकली तो वो ठीक है, लेकिन सोशली वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो उसको हम हेल्थ के अंदर नहीं डाल सकते। तो हेल्थ की डेफिनेशन है अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट द मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज। ओके, और आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग एक मल्टी कॉम्प्लेक्स यानी मल्टी डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्थ और नॉर्मेलिटी को मेंटेन करते हैं। नॉर्मेलिटी मतवाजन ज़िंदगी, ठीक है, वैसे हेल्थ भी सेहतमंद ज़िंदगी आ जाती है। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं या कौन से पैरामीटर्स होते हैं, वो कौन से असूल होते हैं जो हेल्थ को, नॉर्मेलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। यानी हम ये वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये सेहतमंद है, ये नॉर्मल है, ये मतवाज़न ज़िंदगी गुज़ार रहा है। पहला है डायनामिज़्म। डायनामिज़्म को बोलते हैं, यहाँ मैंने कुछ उर्दू भी लिखी हुई है, क्योंकि बिहेवियर साइंस को समझने के लिए हमें स्टोरी की ज़रूरत चाहिए, और मैं आहिस्ता-आहिस्ता बोलूँगा इस वीडियो में ताकि आपको समझ आ जाए। डायनामिज़्म फ्राइज़। अब डायनामिज़्म का मतलब क्या है? डायनामिज़्म
कि कोई भी बंदा जिसके बहुत सारे रोल होते हैं माशरे के अंदर और उनकी चेंजिंग और इवॉल्विंग नेचर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बीएस के अंदर। फॉर एग्जांपल एक जगह के ऊपर आप में भी एक बंदा, हमारे प्रोफेसर हैं, वो स्कूल या कॉलेज में, हमारे प्रोफेसर स्कूल में क्या करेंगे, जैसे हमारे मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रोफेसर्स होते हैं, वो कॉलेज के अंदर तो टीचर्स होते हैं, लेकिन घर में आएंगे तो उनका रोल चेंज हो सकता है। वो फादर बन सकते हैं या वो अपने पेरेंट्स के लिए एज अ सन के तौर पे भी आ सकते हैं। तो वो तमाम रोल या तमाम फ़राइज़ जो कि कोई भी बंदा निभाता होता है अपनी लाइफ के अंदर, और इनकी चेंजिंग और इवॉल्विंग नेचर के बंदा, अभी हम छोटे हैं, हम बड़े हो जाएंगे तो हमारे पे ज़िम्मेदारी बढ़ना शुरू हो जाएगी, हमारे रोल डिफरेंट आना शुरू हो जाएंगे। इन तमाम रोल को, इन तमाम फंक्शंस को जो कि एक पर्सन को निभाने होते हैं लाइफ के अंदर, और वो चेंज भी हो सकती है, इवॉल्व भी होते रहते हैं, तो उनको बोलते हैं डायनेमिज़्म। क्योंकि यानी एक यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिखी है कि कोई भी बंदा अपने बहुत सारे रोल को परफ़ॉर्म करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा एक फैमिली मेंबर वाला रोल भी अप्लाई करता है जब वो घर में होगा, बाहर होगा तो स्टूडेंट के तौर पे भी आप बिहेव कर सकता है, टीचर के तौर पे भी होगा, जब वो दोस्तों से मिलेगा तो वो फ्रेंड के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, फ्रेंड वाला रोल भी परफ़ॉर्म कर सकता है। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ब्रेड विनर, इसका क्या मतलब होता है ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब जितने ज़्यादा रोल कोई भी बंदा परफ़ॉर्म करेगा, जितना ज़्यादा वो काम करेगा कोई भी बंदा, उतना ज़्यादा डायनेमिक हो जाएगा। इसका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बंदा जितने सारे काम कर रहा है, उतना वो सेहतमंद है। लेकिन अगर किसी बंदे को बीमारी होगी, इलनेस है या कोई माज़ूरी है, डिसेबिलिटी है, तो उसकी डायनेमिज़्म ख़त्म हो जाएगी। वो ज़्यादा रोल निभा नहीं सकता। तो डायनेमिज़्म इज़ या इलनेस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायनेमिज़्म। और डायनेमिज़्म क्या होता है? डिफरेंट रोल एंड फंक्शंस a person has to perform in his or her life, and they are changing and evolving नेचर। अब इसके बाद चलते हैं ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। ऑप्टिमाइजेशन, अब अपने किसी भी रोल को, अपने किसी भी काम को ऑप्टिमम स्टेट तक लेके जाना, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। आपको पता है कि हर एंजाइम की एक ऑप्टिमम पीएच होती है जिस पे इसकी एक्टिविटी या एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाती है। तो किसी भी काम को एफिशिएंट तरीके से सर अंजाम देना, तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन बोलती है। अब आपको पता है कि अगर एक बंदा 100 काम करेगा, 100 कामों में पूरा 100% तो दे नहीं सकता ना, लेकिन अगर वो कहने का मतलब अगर वो 90% भी दे रहा है तो वो ऑप्टिमिस्ट है, ठीक है? ओके, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट है पर्सनल कंटेनमेंट, जिसको बोलते हैं एहसास कनाअत या काने। अब इसको भी समझ लेते हैं। पहले आपको बता दूं कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए माजरत। पर्सनल कंटेनमेंट के अंदर क्या आता है कि जब बंदा ये देखता है कि उसको इतनी ज़्यादा नाकामियाँ होगी, इतनी ज़्यादा मुश्किलात के बावजूद वो अपनी हालत के ऊपर खुश रहता है। वो कहता है कि मेरे पास जो भी है वो सब अल्लाह ताला का शुक्र है और मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ सैटिस्फैक्शन। कि अगर कोई बंदा कहता है कि मैं दुनिया का अच्छा साइंटिस्ट ना बन पाया, दुनिया का अच्छा वालिदैन ना बन पाया, या मैं क्लास का अच्छा स्टूडेंट ना बन पाया, तो कोई बात नहीं, मैं अपनी हालत पे खुश हूँ। मैं जैसा हूँ, वैसे ही रहूँगा, वैसे ही खुश हूँ। तो वो अपने पॉज़िटिव एस्पेक्ट पे ध्यान रखता है, पॉज़िटिव थिंकिंग होती है उसकी, नेगेटिव थिंकिंग पे नहीं जाता। तो जो एक फीलिंग ऑफ सेल्फ सैटिस्फैक्शन और कंटेनमेंट, ये आ जाती है पर्सनल कंटेनमेंट के अंदर। अब है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसका मैंने उर्दू में लिखा हुआ है फ़राइज़ से ज़िम्मेदारी उठा लेना, ठीक है? अब कोई भी हेल्थी पर्सन होता है, कोई सेहतमंद बंदा होगा, वो ही ज़िम्मेदारी उठा सकता है जो सोसाइटी उसको देती है। जिस तरह अम्मी कहती है कि आज जाओ सौदा सराफ लेके आओ, कल से तुमने सौदा सराफ लेके आना है, पानी लेके आना है रोज़ाना शाम को 6 बजे। तो ये ज़िम्मेदारी दे दी है, और उस ज़िम्मेदारी को उठाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, फ़र्ज़ ज़िम्मेदारी उठाना, तो उसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ज़िम्मेदारी के अंदर एक फैमिली को सपोर्ट करना, या ये भी हो सकता है कि अपने टाउन की निगरानी करना, या पूरे के पूरे कंट्री की निगरानी करना। आर्मी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, या प्रेसिडेंट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, या क्लास के सीआर के पास अपनी क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो हेल्थी पर्सन है वही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है, वही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक आउट कर सकता है। इसके बाद है ऑक्यूपेशनल एफिकेसी, इसको बोलते हैं काम में महारत। किसी भी इंडिविजुअल को अगर नॉर्मल और हेल्थी रहना है, तो उसको अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड तमाम नॉलेज के अंदर, तमाम स्किल और तमाम एटीट्यूड के अंदर अच्छे तरीके से आना चाहिए। यानी वो अच्छे तरीके में से माहिर होना चाहिए किसी भी, यानी अपनी फील्ड की मालूमात में, अपनी फील्ड की परफॉर्मेंस में, अपनी ही फील्ड की स्किल्स में। ठीक हो गया? तो ये आ जाते हैं, ये भी ऑक्यूपेशनल एफिकेसी के अंदर। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि जो ऐसे इंडिविजुअल होते हैं, ये माशरे के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद होते हैं थ्रू देयर ऑक्यूपेशन एंड अटेम्प्ट, कि वो अपने
अपने स्किल को यूज़ कर सकते हैं दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हेल्थ और नॉर्मेलिटी को मेंटेन करने वाला जो उसका कोर कंपोनेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हेल्थ और नॉर्मेलिटी को डिस्क्राइब करने वाला, वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर आपकी तनख्वाह वगैरह ठीक होगी तो आप ज़िंदगी की तमाम चीज़ों को आराम से हैंडल कर सकते हो। यानी अगर तनख्वाह है तो आपको कोई तंगी नहीं होगी, आप लाइफ की बेसिक नेसेसिटी को पूरी तरह अच्छे तरीके से एक्वायर कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। लेकिन अगर तनख्वाह ठीक नहीं है तो मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, मेंटल इश्यूज़ है कि तनख्वाह नहीं है, पैसे नहीं है, घर का निज़ाम से इतना नहीं चल पा रहा, राशन नहीं आ पा रहा, तो इसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर वगैरह भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है रिलीफ फ्रॉम पेन एंड डिस्कम्फर्ट। अगर किसी भी इंडिविजुअल को सेहतमंद रहना है तो उसको स्ट्रेस वाले तमाम एलिमेंट्स को अवॉइड करना पड़ेगा। ओके, डिस्ट्रेस, डिस्कम्फर्ट, पेन, चाहे वो फिजिकल लेवल पे है चाहे वो साइकोलॉजिकल लेवल पे है। थोड़ा जूम आउट कर लूँ। डिस्ट्रेस का मतलब है एंजाइटी, डिस्कम्फर्ट बेचैनी, और पेन का मतलब दर्द। और उसको ऐसे रिलेशनशिप बनाने चाहिए या मेंटेन करना चाहिए जो कि फ्री होने चाहिए। मिसट्रस्ट, यानी मिसट्रस्ट का मतलब है कि भरोसा वगैरह नहीं है। डिसीट, धोखा वगैरह। डिसीट क्या होता है? किसी को धोखा देना। ओके, इसके बाद जेलिसी, हसद वाली रिलेशनशिप भी से भी दूर जाना है। प्रीजुडिस, बाइस्ड रिलेशनशिप से, इग्नोरेंट वाले रिलेशनशिप से। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो वर्ड यूज हो रहा है वो है होम्योस्टेसिस। अब जो होम्योस्टेसिस है, और एक और वर्ड भी था होम्योस्टेसिस और एलोस्टेसिस, आई थिंक एलोस्टेसिस था जो पहले चैप्टर में। एलोस्टेसिस और होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में कोई अगर चीज़ आ जाती है तब हम अडाप्ट करते हैं, स्ट्रेस आ जाता है तब हम अडाप्ट करते हैं। एलोस्टेसिस में हम एडवांस में पहले से कर लेते हैं। ठीक है। अब होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन क्या होती है? होम्योस्टेसिस यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी बंदा दूसरे बंदे के राइट्स को रिस्पेक्ट देता है, ठीक है, ओके, और लॉज ऑफ नेचर को भी इंपॉर्टेंस देता है, जब वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसका मतलब वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहा है, अपने इंटरनल, जिस तरह होम्योस्टेसिस को फिजियोलॉजी में हम कहते थे अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना। ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब होगा कि वो तकरीबन इन्वायरमेंट के और दूसरों के हकूक़ का एहसास रखना, तो उसको होम्योस्टेसिस के अंदर डालते हैं। जब वो दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखेगा तो उसके अपने हकूक़ भी महफूज रहेंगे, यानी वो दे आर एबल टू, यानी एक आपको हार्मनी देखने को मिलेगी विद देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यहाँ पे तकरीबन शेडो पड़ रहा होगा वाइट वाला, इसकी वजह ये है कि आपको पता है BS वाली वाइट किताब है। ओके, तो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तकरीबन हार्मनी होना, तो उसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। अब ये तमाम फैक्टर्स थे जो हेल्थ और नॉर्मेलिटी को डिस्क्राइब करते थे, जिससे आप बताओगे कि बंदा वो सेहतमंद था, नॉर्मल था, मुतवाज़िन ज़िंदगी गुजार रहा है या नहीं। लेकिन अगर कोई बंदा नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहा, हेल्थी नहीं है, नॉर्मल नहीं है, लेकिन वो कुछ मैकेनिज़्म को यूज़ करेगा, साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म को, जो कि लाइफ़ के चैलेंजेस को एंड्योर कर देंगे ताकि वो हेल्थ और नॉर्मेलिटी को मेंटेन कर सके, तो उसको डिफेंस मैकेनिज़्म बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको फ़र्क समझ आ गया होगा डिफेंस मैकेनिज़्म का और इन हेल्थ और नॉर्मेलिटी के फैक्टर्स का। यानी कोई अगर आपने हेल्थ और नॉर्मेलिटी को एक्वायर करना है, मेंटेन करना है, तो वो साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म जो लाइफ के चैलेंजेस को, स्ट्रेस को बर्दाश्त कर लेंगे, जिसकी वजह से कोई भी बंदा हेल्थ और नॉर्मेलिटी को मेंटेन कर लेगा, तो उसको डिफेंस मैकेनिज़्म बोलते हैं। ओके, कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म बेसिक होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो किसी पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आ जाती है। डिफेंस मैकेनिज़्म का फंक्शन होता है कि वो इंडिविजुअल को हेल्प करे ताकि वो अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल एंजाइटी या डिस्ट्रेस वाली स्टेट को तकरीबन सामना कर ले, उनको ख़त्म कर दे। अब डिफेंस मैकेनिज़्म में क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? ये डेवलपमेंटली सीक्वेंस के अंदर इमर्ज करते हैं, यानी पहले लेस मैच्योर होते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मोर मैच्योर होते हैं। पहले स्ट्रेस आया तो रिलेटिवली लेस मैच्योर होगा, लेकिन स्ट्रेस बार-बार आ ही जा रहा है, तो ये मैच्योर होते रहेंगे। फिर इनको हम कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं ताकि एंजाइटी को भगा दें हम। ये हमें सेफ्टी का और वेल बीइंग का एहसास देती है। वेल बीइंग को उर्दू में क्या कहते हैं? क्योंकि जब तक आपको उर्दू में समझ नहीं आएगा वेल बीइंग होता क्या है, तब आपको आगे नॉर्मेलिटी भी समझ नहीं आएगी। वेल बीइंग का अगर मैं सर्च करता हूँ गूगल के ऊपर वेल बीइंग, वेल बीइंग, तो वेल बीइंग को बोलते हैं वेलनेस। वेलनेस बोलते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग कंफर्टेबल, हैप्पी और हेल्थी इज कॉल्ड वेल बीइंग। ओके, ये एपिसोडिक भी हो सकते हैं या हैबिचुअल या परवेसिव भी हो सकते हैं। ओके, और ये किसी ना किसी पर्सनैलिटी ट्रेट को भी कंट्रीब्यूट करते हैं।
या जिसकी पर्सनैलिटी को भी कंट्रोल करते हैं। अब वो कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म है जो लोग यूज़ करते हैं हेल्थ या नॉर्मेलिटी को मेंटेन करने के लिए। जब मैं आपको एग्जांपल देना शुरू करूँगा तब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। पहला है प्रिंसिपल स्टेट ऑफ डिनायल। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लूँ। अब डिनायल का मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, पहले मैं एग्जांपल दूंगा कि खुदा न खास्ता हमारे किसी करीबी घर वालों की डेथ हो जाती है, अपने जानने वालों की डेथ हो जाती है। अब डेथ हो चुकी है लेकिन हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि उसकी मौत हुई है। तो किसी भी एंजाइटी वाले इवेंट को या किसी पेनफुल इवेंट को डिनाई कर देना, ठीक है, डिनाई कर देना, तो उसको बोलते हैं डिनायल। तो ब्लॉकिंग आउट पेनफुल एंड एंजाइटी इंड्यूसिंग इवेंट कि अगर किसी की डेथ होती है लेकिन उसको यकीन ही नहीं आ रहा, उसने इनकार कर दिया, वो तो कहता है कि अभी तक जिंदा ही है, तो उसको बोलते हैं डिनायल। फॉर एग्जाम्पल, अ पेशेंट कंटिन्यूइंग टू स्मोक आफ्टर बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज लंग कैंसर डायग्नोसिस, कि उसको पता चल गया कि लंग कैंसर डायग्नोसिस है लेकिन वो सिगरेट नहीं छोड़ा। वो तो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लोग ऐसे ही बोलते हैं कि लंग कैंसर हो गया है, हालांकि लंग कैंसर का डायग्नोसिस हो गया है। तो लंग कैंसर का डायग्नोसिस एक पेनफुल एंजाइटी इवेंट है और इसको रिमूव कर देना ये डिनायल बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट, अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन है डिस्प्लेसमेंट। इसकी एग्जांपल दूंगा तभी आपको सही तरह समझ आएगा। इसकी एग्जांपल है, उर्दू में इसको कहते हैं कि अपना गुस्सा किसी और पे उतार देना। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे और टिपिकल एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारी अम्मी को वो हमारे अब्बू ने डांटा है, ठीक है, अम्मी ने तो अब्बू की बातें सुन ली चुपचाप, फिर अम्मी अपना सारा गुस्सा हम पे निकाल देती है। या कोई जो एक स्कूल के अंदर हेड मास्टर ने टीचर को डांटा और टीचर ने अपना सारा गुस्सा बच्चे पे निकाल दिया, यानी जो छोटा छोटा जो गुस्सा होता है वो किसी दूसरे पे निकाल लेना, तो उसको बोलती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन नोट करते हैं, डिस्चार्जिंग पेंट अप, जमा हुई हुई फीलिंग जो होती है, गुस्सा जमा हुआ था, ठीक है, अपने सारे गुस्से को उतार देना, ठीक है, उन पीपल लेस डेंजरस जिन पे हम गुस्सा उतार सकते हैं। छोटे बच्चों पे तो हम गुस्सा उतारेंगे ना, बड़े पे थोड़ी उतारेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा स्टूडेंट जिसको एग्जाम में लो ग्रेड मिले है तो वो जूनियर पैरामेडिकल स्टाफ पे चिल्लाना शुरू कर देता है अगर उनकी थोड़ी बहुत भी मिस्टेक होती है। तो इसके बाद चलते हैं डिसोसिएशन। ओके, डिसोसिएशन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब जो डिसोसिएशन वाला बिहेवियर है ये एक मेंटल प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपनी सोच, हमारी फीलिंग्स, हमारी मेमोरी या आइडेंटिटी से किसी बात को डिसकनेक्ट कर देंगे। इसकी क्लासिकल एग्जांपल है कि एक वुमन थी, जब वो कार चला रही थी तो उसकी कार से एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिर उसने कार से एक्सीडेंट वाली बात को डिसकनेक्ट कर दिया अपनी मेमोरी से और उसको एमनीजिया हो गया। तो जो डिसोसिएशन वाला बिहेवियर होता है ये होता ही है कि आप इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करते हो, इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रेस का, बाय टेम्परेरी अल्टरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। सिंपल आपको बता दूं कि आप होता है क्या है कि आप डिसकनेक्ट हो जाते हो अपने ही थॉट से, अपने ही मेमोरी से। जैसे उसने किया था, उसने एक्सीडेंट के अंदर बच्चे को मार दिया था 9 साल की, लेकिन अपनी ही मेमोरी से वो डिसकनेक्ट हो गई, उसको ये बात ही पूरी भूल गई, तो उसको एमनीजिया बोलते हैं। इन शॉर्ट, डिसोसिएटिव बिहेवियर के अंदर एमनीजिया आ सकता है, इसके अंदर स्लीप वॉकिंग आ सकती है, इसमें ड्रीम के स्टेट्स भी आ सकती है। ओके, इसके बाद है फैंटेसी। फैंटेसी को हम आम ज़बान में बोलते हैं शेख चिल्ली का ख्याली पुलाव। कि कोई बंदा कहता है कि हाँ मैं ये काम कर लूँगा और इसकी वजह से बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जैसे कोई बच्चा है, जैसे कोई स्टूडेंट है, मैट्रिक के अंदर उसने 50% नंबर लिया है और वो कहता है 50% नंबर लेने के बाद मैं एमडी कैट को भी आराम से क्लियर कर लूँगा, तो उसको बोलते हैं फैंटेसी। के फैंटेसी के अंदर बस बंदा ख्याली पुलाव ही बनाता है जो कभी शायद पूरे ना हो पाए। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ये है कि ऐसा स्टूडेंट जो ग्रेजुएट स्कूल में बड़ी मुश्किल से पास हुआ है, स्ट्रगल करते हुए हुआ है, तो वह समझता है कि उसको हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी, हालांकि उसकी भूल होती है। डेफिनेशन को नोट करते हैं, सिंबॉलिक सेटिस्फैक्शन ऑफ विशेस थ्रू नॉन रेशनल थॉट। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन की एग्जाम्पल ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, टेक्निकल है। अब मैं आइडेंटिफिकेशन की पहले एग्जाम्पल दूंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा आइडेंटिफिकेशन में। इसको थोड़ा मैं नीचे कर लूँ। आइडेंटिफिकेशन की एग्जांपल ये है कि एक यंग बॉय था, उसने किसी ओल्डर नेबर को देखा, अपने पड़ोसी को देखा, काफ़ी बूढ़ा था लेकिन उसके स्ट्रॉन्ग मसल थे, तो उसने ये समझना शुरू कर दिया कि उसके भी स्ट्रॉन्ग मसल होना शुरू हो जाएंगे। ओके, ठीक है, यानी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग मसल से आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। तो ये होता ये है कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने के बाद हमें भी वैसा ही करार दे देना, तो उसको
बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। जैसे लिखा हुआ है आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन फॉर माइनर सर्जरी, कि माइनर सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में गई थी, तो कोई वो गर्ल अपने आप को नर्स समझना शुरू हो गई, ठीक है। छोटी सी सर्जरी के लिए वो हॉस्पिटल में गई थी, लेकिन अपने आप को वो नर्स समझना शुरू हो गई जब वो किसी दूसरी नर्स को देखा होगा। तो इसकी डेफिनेशन है अनकॉन्शियस एजम्पशन ऑफ सिमिलैरिटी, के किसी दूसरे इंडिविजुअल के अंदर सिमिलैरिटी को देखने के बाद अपने आप को उससे लिंक कर लेना, इसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। अब इसके बाद है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। अब आपको पता है कि हम वार्ड्स में जो डॉक्टर्स होते हैं, यंग डॉक्टर्स होते हैं, उनको बहुत सारी डेथ देखने को मिलती है, बहुत सारी डिजीज़ पढ़ने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर कैंसर है, नॉर्मल जो नॉन मेडिकल है, जब वो कैंसर का सुनते हैं बड़ा खौफज़दा हो जाते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अगर वही डॉक्टर अपने इमोशंस को कंट्रोल करेगा और यानी कोई इमोशन को एक्सपीरियंस नहीं करेगा और वो इसकी ट्रीटमेंट को, फिजियोलॉजी को पढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन। तो इसकी मैं आपको अच्छी वाली एग्जांपल बताता हूँ। यानी इस केस के अंदर जो पर्सन होगा वो अपनी रीज़न को, अपनी लॉजिक को, अपने जो कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर रहा होगा ताकि वो अनकंफर्टेबल या एंजाइटी प्रोवोकिंग इमोशन को अवॉइड कर सके, और ये यूज़फुल वे होता है, ठीक है। इट इज़ अ यूज़फुल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेगेटिव इवेंट, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखा है कि एक बंदे ने अपने डॉक्टर से सीखा कि उसको कैंसर हो गया है, फिर वो पढ़ना शुरू हो गया कैंसर के बारे में, फिजियोलॉजी या ट्रीटमेंट पूछना शुरू कर दिया बगैर किसी इमोशन के, तो उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इसके बाद है प्रोजेक्शन। पहले हम इंटेलेक्चुअलाइजेशन की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। सेपरेटिंग एन इमोशन फ्रॉम एन आइडिया और थॉट बिकॉज इमोशनल रिएक्शन इज टू पेन टू बी एक्नॉलेज। उसको कैंसर तो हो गया, लेकिन वो कैंसर की टेंशन लेने के बजाय वो उसको पढ़ना शुरू कर रहा था, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इसके बाद है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन के अंदर हम कह सकते हैं ख्वामख्वाह किसी से दुश्मनी मोल लेना, कि यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए कि स्टूडेंट अपने टीचर के अगेंस्ट नफरत वाली फीलिंग्स इस्टेब्लिश कर लेता है। वो ये सोचता है कि उसका टीचर उसके अगेंस्ट है, ठीक हो गया। यानी ये होता है कि अनकॉन्शियसली टेकिंग अनवांटेड इमोशन, की अनवांटेड इमोशन या ट्रेड्स को टेक कर लेना, कैप्चर कर लेना, जो कि आप लाइक नहीं करते, किसी के अपने बारे में लाइक नहीं करते, और उसको दूसरों के ऊपर थोप देते हो। जिस तरह आप ये कहते हो कि ये टीचर मेरे खिलाफ है, तो मैं भी इसके साथ नफरत करूँगा, नफरत वाला फीलिंग्स रखता होता है स्टूडेंट। तो उसकी डेफिनेशन है एट्रीब्यूटिंग वंस एज अनएक्सेप्टेबल फीलिंग और थॉट्स टू द अदर्स, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, कि अपनी गंदी वाली फीलिंग्स रखना किसी दूसरे के साथ, हालांकि दूसरा बंदा में भी इनोसेंट हो सकता है। रेशनलाइजेशन का मतलब है अपनी ही तोजी बना लेना, कि कोई भी बंदा अगर वो मेडिसिन खाना भूल जाता है, तो वो ये कहता है कि हाँ मुझे तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, मैं दवाएं क्यों खाऊं। तो उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, कि किसी भी एक्सपीरियंस को फाल्सिफिकेशन बना देना, अपने ही लॉजिक, अपने ही थॉट्स बना देना, जो कि गलत है। नेक्स्ट है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब है कि पहले एग्जांपल दूंगा कि फॉर एग्जांपल एक वुमन है, वो अपनी सास को पसंद नहीं करती, लेकिन वो उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रहती है, तो उसने अपनी जो बैड फीलिंग्स है उसको छुपा लिया है और इसने अच्छी फीलिंग से रिप्लेस कर दिया है। इसके बाद है रिप्रेशन। अगर कोई बंदा, फॉर एग्जांपल दो फ्रेंड्स हैं, एक बंदा उसकी कामयाबी आ गई है, कोई एग्जाम में अच्छे नंबर ले लिया है, तो दूसरा बंदा ख्वामख्वाह उससे जेलस होना शुरू हो जाता है उसके गुड ग्रेड से। यानी अनकॉन्शियसली कीपिंग, वो एक जेलसी वाली फीलिंग को रख रहा है, कीप कर रहा है, तो उसको बोलते हैं रिप्रेशन। और सप्रेशन के अंदर कॉन्शियसली कीपिंग, इसके अंदर कॉन्शियस है, उसके अंदर अनकॉन्शियस है, ठीक है। मतलब दोनों के अंदर अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स ही आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट एग्जामिनेशन के अंदर है, पेपर हल कर रहा है, लेकिन वो बहुत उदास है क्योंकि इसने अपने दोस्त के साथ झगड़ा वगैरह कर लिया था, लेकिन वो उसको अपने माइंड से निकाल देता है कॉन्शियसली, ठीक है, ताकि वो टेस्ट को फिनिश कर सके। तो कॉन्शियसली उसको बोलते हैं सप्रेशन, और रिप्रेशन के अंदर अनकॉन्शियसली कीप करना, उसको कीपिंग आउट ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस अपने लाशौरी से निकाल देना ताकि दूसरे बंदे को ना पता चले, तो उसको रिप्रेशन और इसको सप्रेशन बोलते हैं। तो रिप्रेशन ये एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसके अंदर अनप्लेजेंट थॉट को, फीलिंग को आप अनकॉन्शियसली अपने अवेयरनेस से निकाल देते हो, अवेयरनेस से, अपने लाशौरी से निकाल देते हो। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर किसी को बचपन में किसी मकड़ी ने काटा था और फिर इसके बाद लेटर लाइफ में आगे उसको मकड़ियों से डर लगने लग गया, जिसको फोबिया बोलते हैं, लेकिन वो अपनी मेमोरी में ये बात भूल चुका था कि उसको बचपन में किसी मकड़ी ने काटा भी था या नहीं काटा था। तो जो मेमोरी थी स्पाइडर बैट की, वो रिप्रेस हो गई है, वो ख़त्म हो गई है, अपने अवेयरनेस वाले माइंड से निकल गई है, लेकिन फोबिया स्टैब्लिश हो चुका है। अब उसको ये नहीं पता कि फोबिया कहाँ से आ गया, तो उसको बोलते हैं हम रिप्रेशन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। चैप्टर 1 पे तकरीबन पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो के अंदर हम चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके ही जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।